ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था विद्यावती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का टिंकू दबा रहा था और तब टिंकू बोला, दादी, मैं आपके पैर पिछले 1 हफ्ते से रोज दबा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे पास कितनी जमीन आएगी? भक्त शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस जमीन और मेरी पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना कोई मुझे पूछे भी ना। टिंकू वहाँ से जल्दबाजी में भाग गया। विद्यावती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे वरुण ने कहा, कहाँ जा रही हो माँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। आज आपका भोजन हमने बाहर तखत पे लगवा दिया है। ठंड का समय है, बाहर धूप में बैठकर भोजन ग्रहण कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। वरुण अपनी माँ विद्यावती को प्यार से उनको तखत में बिठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है, जिसे कोई लालच नहीं है। तू मेरी कितनी सेवा करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। मेरे पास आपका आशीर्वाद है माँ। मेरा संसार भगवान और आपकी असीम कृपा से बहुत अच्छा है। वरुण 40 साल का कुंवारा था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से वरुण के बड़े भाई रमाशंकर हमेशा जलते थे। देखा तुमने भाग्यवान, वरुण कैसे माँ को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। वही तो, मैं भी वही कह रही हूँ। सारी जमीन जायदाद वरुण देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रहेंगे। इतना सुनते ही रामाशंकर ने अपने भाई वरुण से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हैं? मुझ में अब और ताकत नहीं है। मैं बस तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त विद्यावती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है। गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो तो मेरे और अपने छोटे भाई के जीवन के साथ खेल रहे हो। बहुत खूब। इससे पहले कि रमाशंकर कुछ कह पाता, वहाँ पर एक वकील घर और जमीन के कागजात लेकर आया। आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है? जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे पिताजी घर के बड़े बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और वरुण के नाम एक छोटी सी कुटिया है बस, जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रमाशंकर खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं वरुण इस बात से दुखी हो गया। अब तो सुन लिया ना आप लोगों ने, पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रमाशंकर ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब विद्यावती और वरुण दर बदर भटकने लगे और अपने पिता के जमीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे संपत्ति नहीं दे पाई। सारी संपत्ति तेरे भाइयों ने छल कपट से ले ली। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? आपका प्यार है ना मेरे पास, और आपके प्यार से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रमाशंकर अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे।
अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जिस स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना, वो जगह भी आपके पिताजी की ही थी और वसीयत के हिसाब से वो जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी माँ और भाई को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या अधिकार है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे भी वरुण हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरता रहता था। उसे सही सबक सिखाने का अब समय आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहाँ से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रमाशंकर कुटिया के पास पहुँच गया। रमाशंकर की बूढ़ी माँ विद्यावती और उसका छोटा भाई वरुण खुश हो गए। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुमने भले ही मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया हो, लेकिन मत भूलो मैं एक माँ हूँ और तुम मेरी संतान हो। आज मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। वो सब छोड़िए माँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि आज से तुम कुटिया को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह पिताजी की थी और पिताजी ने सारी जायदाद का मालिक मुझे बनाया है, तो अब से ये जगह भी मेरी हुई। इतना कहकर रमाशंकर वहाँ से चला गया और विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ वहाँ से चली गई। माँ, भैया ने तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया। हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर बेटा, ईश्वर पर भरोसा रख। तुझे पता है, जब ईश्वर किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तब उसे इसी तरह से परीक्षा में डाल देता है। विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ गांव के ही करीब के जंगल की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। झोपड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और हरा भरा था। माँ, कहीं हम दोनों यहाँ से भी ना निकाले जाएं। चिंता मत कर बेटा, जंगल किसी का नहीं होता। जब इंसान का इस संसार की मोह माया से मन भर चुका होता है तो वो जंगल की ही पनाह लेता है और ये जंगल सबको अपने अंदर समेट लेता है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे क्या? भैया ने तो सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, वो सब सही कर देगा। तू एक काम कर, तब तक कोई छोटा मोटा काम कर ले। मुझे विश्वास है ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। तुम सही कहती हो। मेरी उम्र भले ही 40 वर्ष हो, लेकिन मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। कम से कम मजदूरी तो कर ही सकता हूँ। उस दिन के बाद वरुण मजदूरी करने लगा। रोज शाम को वो मजदूरी करके आता और कमाए हुए पैसों को अपनी माँ के हाथ में रख देता। कभी कभी तुझे मुझ पर बहुत ज्यादा क्रोध आता होगा ना कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। इस उम्र में तुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं सोचते माँ, मेरे जीवन में कभी भी दौलत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वरुण का मजदूरी करते हुए अचानक पैर फिसल गया और उसके शरीर पर बहुत सी चोटें आ गई। कुछ मजदूर उसे उसकी कुटिया तक छोड़कर चले गए। वरुण के पैर से खून बह रहा था। कुछ नहीं माँ, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर से खून बहने लगा। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरा ये पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर विद्यावती जंगलों के अंदर चली गई। दरअसल विद्यावती के पिताजी अपने समय के बहुत बड़े वैद्य थे। विद्यावती जब छोटी थी तभी विद्यावती ने जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही अधिक जान लिया था। कुछ पत्ते विद्यावती वरुण के पास लेकर आ गई और उन्हें पीसकर वरुण की टांग पर मलने लगी। ये क्या है माँ? ये जड़ी बूटियों का लेप है बेटा। आपने जैसे ही इसे मेरी चोट की जगह पर लगाया, बहुत ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा कि दर्द छूमंतर हो गया हो। चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरे पैर के जख्म का निशान भी गायब हो जाएगा। सुबह जब वरुण उठा तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
माँ, मेरे पैर से तो चोट का निशान तक गायब हो गया है। ये काम तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। आपने ये कैसे किया? आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है बेटा। इस ज्ञान को मैंने अपने पिता और दादाजी से सीखा था और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, अब कहीं जाकर काम आया। माँ, आप तो जादुई डॉक्टर हैं। इस गांव में और आसपास के गांव में ना जाने कितने लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज कर सकती हैं। कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरा किया हुआ इलाज असफल हो गया तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरे पिताजी का नाम भी बदनाम हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस संसार में बहुत कम लोगों के पास है। जब मुझे फायदा हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इलाज का फायदा और लोगों को भी जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद वरुण ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि जिस मरीज को किसी डॉक्टर से फायदा ना मिल रहा हो वो उसकी माँ के पास आ सकता है। 3 दिन बाद एक दुबला पतला व्यक्ति विद्यावती के पास वरुण के साथ आया। मेरे पेट में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है माँ जी। मैंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मगर सबने कहा कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। तुम्हें अब जीवन भर सिर्फ दूध पीकर ही गुजारना है। अपना हाथ दिखाओ। विद्यावती उस व्यक्ति की नब्ज चेक करने लगी और रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां देती हूँ। तुम सुबह उस जड़ी बूटी को खाना और 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। 3 दिन बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगेगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो खा लेना। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद वही व्यक्ति वापस आकर विद्यावती से बोला, आपने जैसा कहा था माँ, मैंने वैसा ही किया। मैंने बरसों से देसी घी की पूरी और अरहर की दाल नहीं खाई थी। मैंने पेट भर कर खाई और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। अब जाकर अपना डॉक्टर से टेस्ट करवाओ। आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे विद्यावती के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी फैल गई जिसका इलाज करना नामुमकिन हो गया। एक मरीज खांसता हुआ विद्यावती के पास आया। मुझे बचा लीजिए माई, सारे गांव में महामारी फैल चुकी है। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। विद्यावती ने उस मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। वो मरीज स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में सारे गांव वाले विद्यावती के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। विद्यावती के इलाज से सारा गांव स्वस्थ हो गया। सभी लोग अब विद्यावती को जादुई बुढ़िया डॉक्टर के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद विद्यावती का बेटा रमाशंकर अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे टिंकू के साथ आया। टिंकू को देखकर विद्यावती खुश हो गई। कैसे हो मेरे बेटे टिंकू, तुम ठीक तो हो? मुझे आपकी बहुत याद आती थी दादी। मैं पापा से हमेशा कहता था कि मुझे दादी से मिलना है। आज पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए। तुम्हारे पापा जरूर यहाँ पर किसी काम से आए होंगे बेटा। तभी विद्यावती ने देखा कि रमाशंकर की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर विद्यावती का दिल तड़प उठा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? मैं यहाँ पर अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ माँ। वरुण ने सही कहा था। मैंने पटवारी को पैसे देकर वरुण के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम कर ली थी और मुझे उसकी सजा ईश्वर ने दी। मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप हम सबको जड़ी बूटियों से ठीक कर देंगी। उस दिन के बाद विद्यावती ने रमाशंकर और उसकी पत्नी और अपने पोते का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने रमाशंकर को स्वस्थ करार दे दिया और वो सारा परिवार आपस में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।
और ऐसे ही विद्यावती देश विदेश में चर्चित हो गई। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर विद्यावती से जड़ी बूटियों की जानकारी लेने के लिए आने लगे। विद्यावती सभी को जड़ी बूटियों की जानकारी देने लगी और आयुर्वेद के फायदे बताने लगी। ढोलपुर गांव में एक बुढ़िया रहती है जो कि बहुत बड़ी दानवीर है। वो हर किसी की मदद करती है और मदद करते समय अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं करती। पर वो बुढ़िया ढोलपुर गांव की मुखिया से बहुत परेशान है, क्योंकि मुखिया हमेशा अपने घर का कूड़ा उस बुढ़िया के घर के ठीक सामने डाल देता है। आज फिर मुखिया जी ने मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया। कितनी बार कहा है कि कूड़ा कूड़ेदान में डाला करो, पर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आने दो उसको, कल एक बार अच्छे से समझाती हूँ। बुढ़िया अपने घर के सामने पड़ा कूड़ा दूर रखे कूड़ेदान में डाल देती है। पास में ही कूड़ादान रखा रहता है, क्या हो जाएगा अगर कूड़ा इसमें डाल दोगे तो? पर नहीं, इस बेचारी बुढ़िया को परेशान भी तो करना है। आने दो, कल अच्छे से खबर लेती हूँ। अगले दिन वो बुढ़िया सुबह उठकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसको खिड़की से मुखिया अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुखिया के हाथ में आज भी कूड़े का थैला है। बुढ़िया अपना काम करना छोड़कर घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। आज फिर कूड़ा लेकर आ गया, आज तो इसको समझाना ही पड़ेगा। मुखिया आता है और बुढ़िया के घर के सामने कूड़े का थैला डालकर वहाँ से अपने काम के लिए जाने लगता है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो आज सुबह सुबह मुझे तारीफ सुनने के लिए मिल रही है? इस बेचारी गरीब बुढ़िया को परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? क्यों हर दिन मेरे घर के सामने ये गंदगी फेंक देते हो? मैं हर सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है। अब कूड़ादान तो मेरे रास्ते में पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कूड़ा डाल देता हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा कि तुम अपने घर की गंदगी को साफ करो, किसी दूसरे के घर के आगे डाल दो। ये सब तो मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी के चलते यहाँ कूड़ा फेंक देता हूँ। और तुम मेरा काम बढ़ा देते हो बेटा, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तुम तो एक जवान आदमी हो, यहीं पास में कूड़ादान रखा रहता है, वहाँ कूड़ा फेंक सकते हो। पर मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, खुद के काम करने के लिए अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। और ऊपर से तुम हर दिन सुबह सुबह ये गंदगी यहाँ फेंक देते हो। बस बस, इतना भी मत सुनाओ मुझे। कल से नहीं डालूंगा तुम्हारे घर के सामने कूड़ा। तुम तो मुझे इतना सुना रही हो जैसे कि मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया हो और मैं कहीं भाग रहा हूँ। बुढ़िया को खरी खोटी सुनाने के बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है और वो बुढ़िया उसका डाला हुआ कूड़ा कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी बुढ़िया के द्वार पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देहि, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया अपने घर के पास आती है और देखती है कि उस भिक्षु की हालत बहुत खराब है। वो अपने घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाया हुआ नाश्ता उसको दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था, आज पेट भरकर खाना खाऊंगा। वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है। आज के दिन भूखा रहना पड़ेगा, पर उस बेचारे का पेट तो भर गया, नहीं तो उसको भूखा रहना पड़ता। मैं तो अपने घर में खाली पेट भी गुजारा कर लूंगी, पर वो दिन भर घूमता रहता है। बुढ़िया अब अपने घर के कामों में लग जाती है। कई देर तक भूखे पेट काम करने के बाद कुछ देर आराम करती है। आज रात के लिए खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बुढ़िया अपने पूरे घर को छान मारती है,
और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटे से थैले में थोड़ा सा आटा मिल जाता है। चलो, कुछ तो मिला। अब जल्दी से कुछ रोटियां बना लेती हूँ। बुढ़िया उस आटे की रोटियां बना लेती है और रोटियां खाने के लिए बैठ जाती है। पर जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लेती है, तभी उसके दरवाजे पर एक गाय जोर से रंभाने लगती है। उस गाय की आवाज सुनकर बुढ़िया बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बुढ़िया बाहर दरवाजे पर आती है, गाय फिर से रंभाने लगती है। लगता है ये गौ माता भूखी है, पर मेरे पास तो इसको खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। अपनी रोटियां ही दे देती हूँ। बुढ़िया घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाई हुई रोटियां थाली में से उठाती है और बाहर आकर गाय को खिला देती है। ये ले गौ माता, ये रोटियां खा ले। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए हरा चारा तो नहीं है, पर ये रोटियां खाकर तेरी कुछ भूख तो मिट ही जाएगी। गाय को रोटियां खिलाने के बाद वो बुढ़िया गाय को वहाँ से भेज देती है। अब चली जाओ गौ माता, मेरे पास इतनी ही रोटियां थी। अब मैं भी सोने जा रही हूँ। बुढ़िया खाली पेट सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, पर दिन भर से भूखे रहने की वजह से उसको नींद नहीं आती है। आज नींद तो नहीं आ रही है, पर एक भूखे जानवर को खाना खिलाकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे तैसे भूखे पेट बुढ़िया सो जाती है। सुबह होती है और जब मुखिया अपने घर से कूड़े की थैली लेकर निकलता है, तो वो देखता है कि आज बुढ़िया सामने नहीं है। इसीलिए वो फिर से कूड़ा बुढ़िया के घर के सामने फेंक देता है। कुछ देर बाद जब बुढ़िया की नींद खुलती है और वो घर के बाहर आकर देखती है, तो उसको दरवाजे के पास फिर से कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कितना भी समझाओ, ये मानने वाला नहीं है। ये तो मुझे मरने तक ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बुढ़िया फिर से वो कूड़ा उठाती है और उसे कूड़ेदान में डाल देती है। दूसरी तरफ मुखिया अपने कारखाने में जाता है। मंदी की वजह से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है और वो बहुत परेशान है। एक तो इस मंदी ने परेशान कर रखा है, बहुत नुकसान हो गया। अगर यही हाल रहा तो मुझे और मेरे परिवार को सड़क पर आना पड़ेगा। मुखिया अपने कारखाने से बाहर सड़क पर निकलता है। वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो बिना ध्यान से देखे ही सड़क पर पैदल चल रहा है। अब जल्दी से मुझे कोई उपाय करना होगा। मुखिया इस मंदी से बचने के लिए कुछ योजना बना ही रहा होता है कि तभी एक तेज दौड़ती हुई गाड़ी उसको टक्कर मारती है। इस सड़क दुर्घटना में मुखिया के सिर और आंखों पर गहरी चोट लग जाती है। इनके आंखों पर बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अब कभी देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, मेरे परिवार का सारा दायित्व मुझ पर ही है। अगर मेरी आंखें चली जाएंगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रही हूँ। ये सब तो मैं आपकी रिपोर्ट देखकर और आपकी हालत देखकर कह रही हूँ। चलिए, मैं आपकी पट्टी खोल देती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है या नहीं। डॉक्टर मुखिया की आंखों की पट्टी खोल देती है, पर डॉक्टर को जिस बात का डर था वही हुआ। मुखिया की आंखें चली जाती हैं। मैडम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं अब जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? नहीं, आपकी आंखें गई हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा तो आप फिर से देख सकते हैं। तो देर किस बात की है मैडम? आप मेरी आंखों का ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए, ये सब तभी संभव है जब आपको किसी दूसरे की आंखें लगाई जाएंगी। अगर कोई अपनी आंखें डोनेट करेगा तभी आपका ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुखिया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी आंखें दान करने वाला नहीं था। पर तभी हॉस्पिटल में वो बुढ़िया आती है जिसके घर के आगे मुखिया कूड़ा फेंकता था। कैसे हो बेटा? जैसे ही मुझे पता चला कि सड़क दुर्घटना की वजह से तुम अस्पताल में भर्ती हो गए हो, तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए चली आई।
मुखिया उस बुढ़िया को सारी बातें बताता है। मुखिया के अंधे होने की खबर सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी आंखें मुखिया को दान करने का निर्णय लेती है। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, कुछ महीनों की मेहमान हूँ। इन आँखों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुमको है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो आपका कोई नहीं लगता और आप मुझे अपनी आंखें दे रही हैं। और वैसे भी मैंने हमेशा आपको परेशान ही तो किया है। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या वो तुमको अपनी आंखें नहीं देती? डॉक्टर बुढ़िया की आंखें मुखिया को लगा देती हैं और मुखिया की खराब आंखें बुढ़िया को। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपने मुझे एक ही पल में अपना बेटा बना लिया है और अब दूसरे पल में ही पराया कर रही हैं। आज से आप मेरे घर में ही रहेंगी। लोग बच्चे गोद लेते हैं, आज मैं एक माँ को गोद ले रहा हूँ। आज से आपका ये बेटा ही आपकी देखभाल करेगा। मुखिया उस बुढ़िया को अपने घर लेकर आता है और अब वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगती है। अब मुखिया के परिवार के सभी लोग बुढ़िया को बहुत प्यार करते हैं और उसका खास ख्याल रखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत के परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। एक बार बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब हुई, पर उसकी देखभाल करने वाला और उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था। बूढ़ी औरत एक बच्चे को आवाज लगाती है, बेटा मेरे लिए कुएं से एक बाल्टी पानी ले आना। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है। बाल्टी तो आधी भरी हुई है, आप इतने पानी का क्या करोगे? बेटा, मैंने अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाए हैं और अब वो सूख रहे हैं। मुझे उनको पानी देना है। अरे दादी, आपकी तो जाने की उम्र हो गई है, पौधे लगाकर क्या करोगी? वैसे भी ये पौधे आपके किसी काम नहीं आने वाले। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। देखना, इन पौधों के फल खाकर ही मरूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इन पौधों में पानी भी आप ही डालिए। बेटा, मेरी तबीयत खराब है। तुम अगर कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर दोगे तो मैं खुद ही पौधों में पानी दे दूंगी। आप खुद ही लेकर आइए ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर वो लड़का बूढ़ी औरत के घर से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? बड़ों की जरा भी बात नहीं सुनते। मेरी कमर में दर्द है, नहीं तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, पर अब तो लगता है कि खुद ही कुएं से पानी लाना होगा। बूढ़ी औरत बाल्टी में बचा हुआ पानी पौधों को देती है और पानी लेने के लिए चली जाती है। कमर में दर्द होने की वजह से बूढ़ी अम्मा ने एक लाठी भी साथ में रखी है। लाठी को अपना सहारा बनाकर बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी निकालती है और पौधों को सींचने लगती है। धीरे धीरे काम करने से अब बूढ़ी अम्मा की तबीयत में सुधार आने लगा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। लोग सही कहते हैं कि काम करने से कोई बीमारी नहीं लगती। आज के बाद मैं बहुत सारे काम करूंगी जिससे मेरी हालत ठीक हो जाएगी। अगले दिन से बूढ़ी अम्मा ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा सूरज उगने से पहले ही उठ जाती और घर के छोटे मोटे काम कर लेती। अब थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा योगा करने लगी। योगा खत्म होने के बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और पूजा करने के लिए मंदिर चली गई। हे भगवान, आप बस मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार कर दीजिए, मैं तो और 100 साल जी लूंगी। मंदिर से लौटने के बाद बूढ़ी अम्मा ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद बगीचे में काम करने लगी। मेरे बगीचे में तो बहुत घास फूस हो गई है, जल्दी से इनको हटाना होगा, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा कुदाल लेकर सारी घास फूस को उखाड़ लेती है
और कुएं से पानी लाकर पौधों को सींचने लगती है। आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। बगीचे का काम निपटाने के बाद बूढ़ी अम्मा घर में आराम करने चली गई। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा अब हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने लगी। बूढ़ी अम्मा को इस तरह से काम करते देख गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी इतना काम करती है, लगता है ये अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। इस आदमी की बात सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे भाई सही कहा आपने, भला इस उम्र में भी कोई काम करता है क्या? अब हमें ही देख लीजिए, हम तो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, फिर भी कोई काम नहीं करते। हाँ पर एक बात है गुरु, इस बुढ़िया को मानना पड़ेगा। ये सुबह रोज जल्दी उठ जाती है और फिर हमेशा मंदिर भी जाती है, अपने सारे काम खुद से करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है यार, पता नहीं। मुझे लगता है बुढ़िया जवान होती जा रही है। क्या कहते हो भाई साहब? क्या कहा? जवान होती जा रही है? क्या जवान होकर चांद पर जाने की तैयारी करेगी हैं? अरे चलो उसी से पूछ लेते हैं। चलो। ये दोनों आदमी बूढ़ी अम्मा के पास आए। अरे अम्मा, लगता है तुम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? अरे तुम इतना काम करती हो, क्या करोगी ये सब करके? वैसे भी अब तुम्हारी ऊपर जाने की उम्र हो रही है, अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो तुम। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने? हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हो। अम्मा की उम्र देखकर तो लगता है शाम तक लुढ़क जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी 100 साल और जीऊंगी। अरे तुमको भगवान ने 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है क्या? है? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटा। तुम्हारी समझ में तो ये बात नहीं आएगी। उड़ा लो मेरा जितना मजाक उड़ाना है। ये बेचारी बुढ़िया तुम्हारा कर भी क्या सकती है। दोनों आदमियों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत मजाक उड़ाया और इसके बाद दोनों शराब पीने के लिए चले गए। बूढ़ी अम्मा को इनकी बात का बुरा लगा और वो यहाँ से सीधी मंदिर चली गई। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इस गांव के लोग बहुत कामचोर हैं। उसके बाद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सभी कहते हैं कि मैं मरने वाली हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम जितना काम करोगी, जितनी मेहनत करोगी, तुम उतनी ही जवान होती जाओगी। भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद लेकर बूढ़ी अम्मा घर आई और अपने हमेशा के काम करने लगी। भगवान के आशीर्वाद और मेहनत करते जाने से उसकी उम्र कम होती जा रही थी और देखते ही देखते एक हफ्ते में बूढ़ी अम्मा की उम्र 50 साल हो गई और उसकी बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो गई। अब बूढ़ी अम्मा की कमर भी सीधी हो गई थी। अपने शरीर में ये बदलाव देखकर बूढ़ी अम्मा और ज्यादा मेहनत करने लगी और 1 महीने में बूढ़ी अम्मा की उम्र 30 साल की हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह से जवान और खूबसूरत हो गई थी। दूसरी तरफ वो 2 आदमी जो मेहनत नहीं करते थे और काम चोरी करते थे और नशा करने की वजह से उन दोनों आदमियों को बीमारी लग गई, जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो गई और उन्हें अब झुककर चलना पड़ता था। एक दिन जब वो बूढ़ी अम्मा के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसे देखकर दोनों चौंक गए। अरे ये बुढ़िया तो जवान हो गई। अरे मूर्खों, मैं तो बूढ़ी कभी थी ही नहीं। मैंने तो अपने आप को हमेशा जवान समझा और मेहनत की और उसका फल मुझे ये मिला। पहले मैं दिमाग से तो जवान थी ही और अब शरीर से भी जवान हो गई हूँ और तुम लोग काम चोरी करके और नशा करके बीमार और बूढ़े हो गए हो। मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर तुम पर दया आती है। अरे हमें माफ कर दो बहन जी, हमसे गलती हो गई। हमने आपको बहुत मजाक बनाया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। ये लो प्रसाद, इसे खाओ और अब से तुम भी मेहनत करना शुरू कर दो और कुछ ही दिन में तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और तुम भी जवान दिखने लगोगे। दोनों आदमियों ने औरत से प्रसाद लिया और उसे खाकर दोनों जी भरकर मेहनत करने लग गए। मेहनत करने से देखते ही देखते 1 महीने के अंदर
दोनों आदमियों की बीमारी ठीक हो गई और वो जवान और स्वस्थ हो गए। सीख, हम सिर्फ अपनी सोच से बूढ़े और बीमार होते हैं। अगर हम चाहे तो हम बुढ़ापे में भी मेहनत करके जवान रह सकते हैं। मेहनत करने वाले आदमी को कभी कोई बीमारी नहीं लगती। हमेशा कामचोर आदमी ही बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए।